ओके बच्चों, वेलकम वंस अगेन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा और सभी टॉपिक्स को क्लियर किया होगा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था मैं आपको एक बार और रिव्यू कराती हूँ। हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, और हम लोग आगे पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, जिसमें हम लोगों ने कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़े जा रहे हैं दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं आपको बताती हूँ पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए, ये हमारे पास रिएक्शन है। देखो यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड है AB, इसको हमें रिएक्ट कराना है C एलिमेंट से। तो जैसा हमें डिस्प्लेसमेंट के नाम से पता चल रहा है कि इसमें एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा, तो यहाँ पे देखो आपका जो ये C एलिमेंट है ना, वो कंपाउंड AB में से B को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो जो C एलिमेंट है वो B के प्लेस को एक्वायर कर लेगा। तो यहाँ से आपका B हटेगा और B की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, AC, और ये B एलिमेंट आपको ऐसे निकल के आ जाएगा। दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हमारा जो कंपाउंड होता है वो कंपाउंड किसी एलिमेंट से रिएक्ट करता है, और एलिमेंट क्या करेगा, आपके कंपाउंड में से एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी पोजीशन को लेके एक न्यू कंपाउंड बनाएगा, और जो एलिमेंट डिस्प्लेस हुआ है वो एज अ प्रोडक्ट हमारे पास बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। वो वाली रिएक्शन जिसमें मेरा एक एलिमेंट टेक प्लेस, जगह ले लेगा किसी दूसरे एलिमेंट की कंपाउंड के अंदर। कंपाउंड का एलिमेंट डिस्प्लेस होगा किसी दूसरे एलिमेंट से, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। हाँ बच्चों देखो, हमारे पास एग्जांपल है कॉपर सल्फेट। आप देखो एक बार, कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है, दैट इज कॉपर सल्फेट क्या है, SO4। कॉपर सल्फेट ये हमारा क्या हो गया, एक कंपाउंड हो गया। इस कंपाउंड को मैं रिएक्ट कराने जा रही हूँ अपने जिंक एलिमेंट से, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है, जिंक एक एलिमेंट है, हम लोगों ने इनको रिएक्ट कराया। अब आप लोग ना इसमें एक चीज़ देखना, आपका कॉपर क्या है, मेटल, ठीक है ना, जिंक भी क्या है, मेटल। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर मेटल को डिस्प्लेस करता है और नॉन मेटल को डिस्प्लेस करता है। तो अभी मैंने इस रिएक्शन में जो एलिमेंट लिया है ना, दैट इज जिंक, जो क्या है, मेटल है। तो जिंक मेटल कंपाउंड के अंदर से मेटल के एलिमेंट को रिप्लेस करेगा, और इस मेटल में, इस कंपाउंड के अंदर जो मेरा एलिमेंट है कॉपर, वो क्या है, मेटल। तो आपका जो जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। तो अब जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और कॉपर की पोजीशन को एक्वायर कर लेगा। तो आफ्टर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोगों को जो मिलेगा दैट इज व्हाट, जिंक सल्फेट, ZnSO4। कॉपर की जगह पर आप लोगों ने क्या लगा दिया, जिंक, ZnSO4, और साथ में क्या होगा, आपका कॉपर एलिमेंट निकल जाएगा। यहाँ तक ठीक है ना। अब देखो बच्चों, बोर्ड में हम लोगों को इस रिएक्शन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है दैट इज कलर, ठीक है ना। हम लोगों को कलर बहुत अच्छे से रिमेंबर होने चाहिए। कुछ सॉल्ट के कलर्स फिक्स्ड होते हैं, मैं आप लोगों को उस सॉल्ट के जो कलर्स होते हैं उसकी एक टेबल ज़रूर गिवन दूंगी, आप लोग उसे रिमेंबर कर लीजिएगा। वैसे यहाँ पर आपका जो कॉपर सल्फेट है, ज़्यादातर हमारे जो कॉपर के सॉल्यूशंस होते हैं उनका कलर क्या होता है, ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो कॉपर सल्फेट है उसका कौन सा कलर है, वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। जो हमारा जिंक मेटल है उसका कलर होता है सिल्वरी वाइट। अब हम लोगों ने जब इन दोनों को रिएक्ट कराया तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से मेरा कॉपर सल्फेट कन्वर्ट हो गया किसमें, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। पहले कॉपर सल्फेट था इसीलिए वो ब्लू कलर था, क्योंकि मैंने कहा कॉपर के जनरल सॉल्यूशंस ब्लू कलर के होते हैं। अभी हमें क्या मिला, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट होता है बेटा कलरलेस सॉल्यूशन। तो पहले मेरा जो सॉल्यूशन था वो ब्लू कलर का था, रिएक्शन के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर। और हमें क्या मिला, कॉपर, और कॉपर का क्या कलर होता है, रेड ब्राउन। मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ उसके एक्सपेरिमेंट। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, इसमें हम लोगों ने जिंक का स्ट्रिप डाला। आप देख रहे हैं जिंक सिल्वरी वाइट है, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। हम इसे इसके अंदर डिप करके छोड़ देंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो हम लोग देखेंगे ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है ना, उसका ब्लू कलर धीरे धीरे डिसअपियर हो गया। डिसअपियर क्यों हुआ? क्योंकि पहले कॉपर सल्फेट था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया? जिंक सल्फेट में। और वो जो कॉपर निकला ना, वो इस स्ट्रिप के ऊपर जमता चला गया, डिपॉजिट होता चला गया, जो रेड एंड ब्राउन कलर का है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक कंपाउंड है, एक एलिमेंट है, कंपाउंड के अंदर कॉपर मेटल था, एलिमेंट जिंक मेटल है, तो मेटल ने मेटल को रिप्लेस कर दिया। चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, इसमें हम लोग क्या करें? कॉपर सल्फेट को रिएक्ट कराएंगे आयरन से। अगेन कॉपर सल्फेट में कॉपर हमारा मेटल है और आयरन आपका मेटल है, तो आयरन किसको डिस्प्लेस करेगा? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। तो हमारा जब आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो फिर आयरन और सल्फेट रिएक्ट करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे? फेरस सल्फेट, और कॉपर हमारा डिस्प्लेस्ड हो गया तो आपको एज अ प्रोडक्ट मिलेगा कॉपर। अगेन हम लोग एक बार इन लोगों के कलर को भी चेक कर लेते हैं। कॉपर सल्फेट का कौन सा कलर है? ब्लू। अभी हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में भी पढ़ा था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया है? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि इस चैप्टर में जितनी भी कलर्ड रिएक्शंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारी कलर रिएक्शन कराई थी और वो रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार एग्जाम में आई हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोगों को कलर का ध्यान रखना है। तो कॉपर सल्फेट का कलर था ब्लू, अब फेरस सल्फेट इस सॉल्यूशन का कलर होता है ग्रीन, और अभी मैंने आप लोगों को प्रीवियस रिएक्शन में बताया कि कॉपर है रेड ब्राउन कलर का। तो देखो ये हम लोगों ने बीकर लिया, इस बीकर में आप लोगों ने कॉपर सल्फेट भर के रखा हुआ था, आप लोगों ने इसके अंदर लोहे की एक कील डाल दी, कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई, कॉपर सल्फेट कलर किसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कन्वर्ट हो गया फेरस सल्फेट में, और ये फेरस सल्फेट का कलर है ग्रीन। और इससे जो कॉपर क्या हुआ था? डिस्प्लेस्ड हुआ था, वो उस नेल के ऊपर डिपॉजिट होता चला गया और वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आई। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखो बच्चों, अब आप लोग एक चीज़ को ज़रा ध्यान से देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं बार बार कह रही हूँ कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को डिस्प्लेस करेगी, एक चीज़ दूसरी चीज़ को डिस्प्लेस करेगी, तो क्या सारी चीज़ें एक दूसरे को डिस्प्लेस कर सकती हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग एक चीज़ देखिए, मैं आपको एक रिएक्शन करके दिखाती हूँ। अभी प्रीवियस रिएक्शन में हम लोगों ने लिखा कि अगर मैं कॉपर सल्फेट की आयरन से रिएक्शन कराऊंगी तो आप लोग मुझे फेरस सल्फेट बना के देंगे और साथ में कॉपर निकाल देंगे, करेक्ट। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि क्या फेरस सल्फेट को मैं कॉपर से रिएक्ट कराऊंगी तो क्या मेरा कॉपर सल्फेट प्लस आयरन बनेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, हमारा कॉपर सल्फेट से आयरन रिएक्ट करेगा तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर आप फेरस सल्फेट की रिएक्शन कॉपर से कराओगे तो कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन होगी ही नहीं, ये हो जाएगा आपका नो रिएक्शन। इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होगा। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा या डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा? तो देखो बच्चों, जनरली मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो आपका ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर सकता है, पर अगर लेस रिएक्टिव को आप मोर रिएक्टिव से रिएक्ट कराओगे तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है? तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल, जो आप लोगों के लिए मैंने की हुई है डाउनलोड, देखिए। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट से जब रिएक्ट होगा तब डिस्प्लेसमेंट होगा। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे कॉपर सल्फेट लिया था और जिंक लिया था। जिंक आपका मोर रिएक्टिव है, ठीक है, और हमारा यहाँ पे जो कॉपर है ना, कॉपर मेटल, वो आपका लेस रिएक्टिव है। और अभी आप लोगों को मैंने बताया मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, इसलिए जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और बना दिया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है।
लेकिन अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आप लोग ZnSO4 की रिएक्शन कॉपर से कराओ, तो क्योंकि अभी मैंने बोला कि मेरा कॉपर लेस रिएक्टिव है और जो जिंक होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाएगा और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ ना। चलिए अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कौन ज़्यादा रिएक्टिव और कौन लेस रिएक्टिव है, इसके लिए हम लोग देखते हैं अपना रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ठीक है, तो ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। आप लोग इस मेटल सीरीज को लर्न करेंगे। इसे लर्न करने का एक बहुत सिंपल मेथड है जिसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा। अभी हमारे पास ये है, ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो ऊपर वाले जितने भी मेटल्स हैं वो सब ज़्यादा रिएक्टिव होंगे और नीचे वाले एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, आपके लीस्ट रिएक्टिव होंगे। तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि नीचे वाले ऊपर वालों को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, पर ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव है तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेंगे। तो आपके ऊपर वाले जितने भी मेटल्स हैं वो नीचे को रिप्लेस करेंगे, पर नीचे वाले ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अब आप लोगों को मैंने 2 रिएक्शन कराई, अब उसको हम इसकी हेल्प से एक बार करके देखते हैं। मैंने आप लोगों को रिएक्शन कराई कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट को हम लोगों ने रिएक्ट किया आयरन से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका कॉपर है और हमारे पास ये रहा आयरन। आयरन ऊपर है इसलिए ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है, इसलिए आयरन ने कॉपर को रिप्लेस किया और आपकी रिएक्शन कैरिड आउट हो गई। एक और एग्जांपल हम लोगों ने लिया था, हम लोगों ने कॉपर सल्फेट की रिएक्शन की थी जिंक से। अब देखिए ये रहा आपका कॉपर और ये रहा आपका जिंक। जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है, इसलिए ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा, इसलिए फिर से आपका रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप लोग जिंक सल्फेट को रिएक्ट कराओ कॉपर से, तो कॉपर आपका नीचे है, जिंक ऊपर है, तो नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए आपकी कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। आई होप आपको पता चल गया होगा कि कैसे हमारी रिएक्शन होगी। ये आपकी मेटलिक सीरीज है मेटल की, जब आप कंपाउंड के मेटल को किसी दूसरे मेटल से डिस्प्लेस करा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास जो एग्जांपल है उस एग्जांपल में हम लोगों ने क्या लिया, लेड, और लेड की रिएक्शन हमने किससे कराई, कॉपर क्लोराइड से। अब आप लोग देखिए यहाँ पर आप लोगों का लेड ये है, कॉपर आपका ये है। अब लेड फिर से कॉपर से ऊपर है तो लेड कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, इसलिए लेड क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस करेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेड क्लोराइड, और आपका कॉपर मेटल निकल जाएगा। तो ये आपका कॉपर निकल गया और लेड ने क्लोरीन से रिएक्ट किया और बनाया लेड क्लोराइड। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये रिएक्शन ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत स्पेशल रिएक्शन है। पहले मैं आप लोगों को रिएक्शन समझाती हूँ, फिर बताती हूँ कि रिएक्शन इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखो हम लोगों ने इस बार क्या लिया, हम लोगों ने आयरन ऑक्साइड लिया। ठीक है, आयरन ऑक्साइड, एक बार आप लोग इसका फॉर्मूला देखिए, आयरन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आयरन की कितनी वैलेंसी ले रहे हैं, 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो ये जो मेरे पास कंपाउंड बना वो क्या बना, Fe2O3, दैट इज, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। आपको पता है ना आयरन की 2 वैलेंसी होती हैं, एक +2 होती है दैट इज फेरस, और एक होती है +3 दैट इज फेरिक। तो यहाँ पर मैंने आयरन की 3 लिया था दैट इज फेरिक ऑक्साइड। हम फेरिक ऑक्साइड को रिएक्ट करा रहे हैं एल्यूमिनियम से। तो अब क्या होगा, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर एल्यूमिनियम ऊपर है, आयरन नीचे है, इसलिए एल्यूमिनियम रिप्लेस करेगा किसको, आयरन को। तो हम लोग एल्यूमिनियम का रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन से, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। तो इस बार हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम ने आयरन को रिप्लेस कर दिया, इसलिए अब आपका आयरन निकल गया। ठीक है ना। अब मैंने कहा था ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसका रीज़न सुनते हैं। पहले देखो आप लोगों ने क्या किया था, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, उसमें एल्यूमिनियम से रिएक्ट किया, क्या बनाया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन। इस रिएक्शन के अंदर इतनी ज़्यादा हीट लिबरेट होती है, इतनी ज़्यादा हीट लिबरेट होती है
कि हमें जो आयरन मिलता है वो आयरन आपको मोल्टन स्टेट में मिलता है, आपको आयरन सॉलिड स्टेट में नहीं मिलता। इस रिएक्शन में हमें जो आयरन मिलता है वो मोल्टन पिघली हुई स्टेट में मिलता है। तो इस रिएक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, तो क्या मैं इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकती हूँ? मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर हीट क्या होती है, लिबरेट होती है, जिसमें से हीट रिलीज होती है, उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जाम्पल है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। इस रिएक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज थर्मेटाइट रिएक्शन। थर्मेटाइट रिएक्शन इसके लिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट होती है। इसकी एप्लीकेशन बताती हूँ। हमारे यहाँ पे जब हम लोग दो रेल की पटरियों को जोड़ते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जो होल होता है उस होल के अंदर हम लोग फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम एज अ पाउडर फॉर्म में डाल देते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट होगी, जिसकी वजह से आपको जो आयरन मिलेगा वो मोल्टन स्टेट में मिलेगा। तो उस होल के अंदर पिघला हुआ लोहा वहीं पर रह जाएगा, उसके बाद वो कूल होगा, कूल होने के बाद वो वहीं पर सॉलिडिफाइड हो जाएगा और आपकी दो रेल की पटरियाँ जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है थर्मेटाइट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट होती है, इतनी ज़्यादा कि आयरन मोल्टन स्टेट में मिलता है, और इसे हम यूज़ करते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन है वो रेल की पटरियों को जोड़ने में। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। चलिए, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। अगर हम लोग इफ़ अ लेस रिएक्टिव मेटल इज एडेड टू अ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मोर रिएक्टिव, अगर मैं किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डाल देती हूँ किसी मोर रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड के अंदर, तो लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए वहाँ पर क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी, नथिंग विल हैपन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट का जो भी एग्जाम्पल दिया उसमें मैंने मेटल के एलिमेंट को कंपाउंड के मेटल से डिस्प्लेस कराया। अब हम लोग एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें अब हम लोग नॉन मेटल को रिप्लेस कराएंगे। तो देखिए, अब हमारे पास एग्जाम्पल है क्लोरीन। क्लोरीन गैस नॉन मेटल है, इसे हम सॉल्ट से रिएक्ट करा रहे हैं NaBr। ठीक है ना। अब देखिए Na क्या है, सोडियम, वो क्या है, मेटल, Br क्या है, नॉन मेटल, और क्लोरीन भी क्या है, नॉन मेटल। तो हम लोग अब क्या करेंगे, नॉन मेटल को नॉन मेटल से रिप्लेस कराएंगे। तो अभी हमारा जो Br है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, क्लोरीन से। ठीक है, तो फिर देखिए एक बार NaBr था, आपने ब्रोमीन को रिप्लेस करा दिया किससे, क्लोरीन से, तो क्या बन गया, NaCl और ब्रोमीन मेटल, ब्रोमीन नॉन मेटल निकल गया। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी, हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। अगर आप लोगों को बैलेंसिंग नहीं आती है तो हम लोगों ने बैलेंसिंग टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाई है, आप उसे ज़रूर सर्च कीजिएगा। वैसे ये रिएक्शन ऐसे है कि हम लोगों ने क्लोरीन को रिएक्ट कराया NaBr से, तो क्या फॉर्म हुआ, ये बना NaCl प्लस ब्रोमीन। अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना होगा। ठीक है, बैलेंसिंग के लिए आप वीडियो सर्च कीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ब्रोमीन को रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग पोटेशियम आयोडाइड से। ब्रोमीन नॉन मेटल है, आयोडीन नॉन मेटल है, ब्रोमीन आयोडीन को रिप्लेस करेगा, तो क्या बनेगा हमारे पास, KBr और आयोडीन निकल जाएगा। कैसे, एक बार देख लीजिए। हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं ब्रोमीन को पोटेशियम आयोडाइड से, ब्रोमीन आयोडीन को रिप्लेस करेगा और क्या बनाएगा, KBr, और साथ में निकलेगा हमारा आयोडीन। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, हम लोग इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने इस रिएक्शन के अंदर जो भी डिस्प्लेसमेंट किया, आप लोगों ने वो सिंगल एलिमेंट को रिप्लेस किया था। अगर मैं आप लोगों को फिर से बताऊं तो हमारा ये AB था, इसको हमने C से रिएक्ट किया था, C ने B को रिप्लेस कर दिया, तो आप लोगों ने इसमें सिंगल एलिमेंट को रिप्लेस किया था, तो सिंगल एलिमेंट को रिप्लेस करके ये बना AC और B निकल गया। तो इसीलिए हम इस रिएक्शन को कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ऑल दीज रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ वन एलिमेंट को डिस्प्लेस कराया था किसी दूसरे एलिमेंट से, इसलिए सारे एग्जाम्पल थे हमारे क्या, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। तो यहाँ पर हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट।
अब हम लोग अपनी नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन पढ़ते हैं, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा आयनिक कंपाउंड्स के बीच में होती है, और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो आयन से फॉर्म होते हैं, एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। तो देखिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, हम लोग यहाँ पर AB को रिएक्ट करा रहे हैं CD से। अभी मैंने कहा कि ये दोनों आयनिक कंपाउंड होंगे, तो आपको पता है पहला वाला कैटायन होता है और फिर एनायन होता है, तो A पॉजिटिव B नेगेटिव रिएक्ट करेगा C पॉजिटिव D नेगेटिव से। तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो इसका जो पॉजिटिव है कैटायन है वो इसके नेगेटिव एनायन से रिएक्ट करेगा और इसका कैटायन इसके एनायन से रिएक्ट करेगा। तो A रिएक्ट करेगा D से, तो हमें क्या मिलेगा AD, और B रिएक्ट करेगा C से, तो आपको क्या मिलेगा CB। ठीक है ना, दैट इज व्हाट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें दोनों कंपाउंड के आयन्स एक्सचेंज हुए हैं, ठीक है ना, दोनों कंपाउंड के आयन एक्सचेंज हुए हैं। इधर दो एलिमेंट्स आपके एक्सचेंज हुए हैं या दो एलिमेंट डिस्प्लेस हुए हैं, इसलिए दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, याद रखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा आयनिक कंपाउंड के बीच में होती है। पहले का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से और पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा, तो इनके आयन्स एक्सचेंज हो जाएंगे। तो वो रिएक्शन जिसमें कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और आयन्स को एक्सचेंज कर लेते हैं दो नए कंपाउंड बनाने के लिए, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लोगों की जब इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था तब मैंने आप लोगों को बताया था प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो वहाँ पर आप लोग देखिए प्रेसिपिटेट रिएक्शंस क्या होती हैं। तो जो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उनमें प्रेसिपिटेट 100% बनेगा। जो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी वहाँ पर आपका प्रेसिपिटेट दैट मीन्स PPT फॉर्म होगा, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज प्रेसिपिटेट रिएक्शन। चलिए अब हम लोगों ने एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल लिया है, आप लोग इस एग्जाम्पल को देखिए। यहाँ पर हमारे पास क्या है AgNO3। AgNO3 व्हाट? Ag इज सिल्वर एंड NO3 इज नाइट्रेट। तो हम लोगों ने सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कराई सोडियम सॉल्ट NaCl, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड से। तो मैं क्या कह रही हूँ, हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर Ag नाइट्रेट NO3, इसको रिएक्ट हम करा रहे हैं सोडियम क्लोराइड NaCl से। ओके, अब देखो क्या होगा, Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो क्या होगा, इसका जो Ag है वो किससे रिएक्ट करेगा, Cl नेगेटिव से, तो क्या बन जाएगा AgCl। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या बनेगा AgCl। और ये जो NO3 है नाइट्रेट है वो रिएक्ट करेगा सोडियम से और क्या बनाएगा, ये बनाएगा NaNO3। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हमारा प्रेसिपिटेट बनता है तो वो क्या होता है, सॉल्यूशन में मिक्स नहीं होता, वो सॉल्यूशन के नीचे आके कलेक्ट हो जाता है और हर PPT का अपना एक कलर होता है। यहाँ पर आपका AgCl एक PPT है और मैंने कहा PPT क्या होता है, सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता, ये सॉलिड फॉर्म में बीकर के नीचे कलेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर AgCl बना PPT है इसलिए मैंने एरो से नीचे की तरफ दिखा दिया, और इस वाइट इसका जो कलर है दैट इज व्हाट, वाइट PPT। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके दोनों के आयन एक्सचेंज हुए, दैट्स व्हाई इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और क्योंकि इसमें PPT बना है इसलिए हम इसे प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहेंगे। फिर से मैं आपको बोल रही हूँ कि आप लोगों को कलर्स याद होने चाहिए। यहाँ पर AgCl फॉर्म हुआ है और इस PPT का कलर हमारे पास है वाइट। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊँ, मैंने अभी आप लोगों को कहा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर इनसॉल्युबल सॉलिड बनेगा, अभी मैंने बोला PPT इनसॉल्युबल रहता है क्योंकि वो बीकर के सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा, वो सॉल्यूशन के नीचे कलेक्ट हो जाएगा। जैसा हम लोगों ने पहली हमारी जो वीडियो थी उसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, वहाँ पर भी मैंने आपको एक रिएक्शन दी थी, वो भी प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, दैट मीन्स वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल अब हम लोगों ने लिया, दैट इज लेड PbNO3। क्या Pb, ठीक, लेड पर कितना चार्ज होता है, डबल पॉजिटिव, NO3 का होल ट्वाइस, नाइट्रेट पर -1 चार्ज होता है। इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड से, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है ना, अब क्या होगा, देखो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से रिएक्ट करेगा, तो Pb
डबल पॉजिटिव रिएक्ट करेगा I से, तो क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा PbI2, ठीक है। साथ में क्या होगा, आप पोटेशियम नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आपको रिएक्शन का बैलेंस मैंने सिखा दिया है वीडियो में, आप उसे सर्च कीजिए और इसकी बैलेंसिंग कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बना, PbI2 लेड आयोडाइड, ठीक। PPT है इसलिए एरो से हम डाउनवर्ड कर देंगे और इस PPT का जो कलर है दैट इज व्हाट, येलो, ठीक है ना। येलो PPT फॉर्म होती है, इस PPT के कलर को आप लोग याद करना। एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, चलिए वो भी पढ़ते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे जो PPT फॉर्म होगी वो ब्लैक कलर की होगी। तो यहाँ पर हम रिएक्ट कराएंगे कॉपर सल्फेट को, कॉपर सल्फेट किससे रिएक्ट कराएंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड से, H2S। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हम लोगों ने कराई हाइड्रोजन सल्फाइड से, तो क्या होगा, जो कॉपर है वो किससे रिएक्ट करेगा, वो रिएक्ट करेगा सल्फर से, तो कॉपर सल्फाइड बनेगा CuS, दैट इज PPT ऑफ ब्लैक कलर। और आपको ये बहुत याद रखना है कि ब्लैक कलर का जो PPT है वो किसका है, कॉपर सल्फाइड का। अब हमारा हाइड्रोजन किससे रिएक्ट करेगा, सल्फेट से, और क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो ऐसा होगा, ये पूरे बीकर में आपका सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा और ये जो कॉपर सल्फेट का PPT बना है वो इस तरीके से नीचे कलेक्ट हो जाएगा, जो इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा, दैट्स वाई ये PPT है और इस PPT का कलर कैसा है, ब्लैक। तो ये हुआ हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप लोगों को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो जो पॉइंट रिमेंबर रखने हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट आयनिक कंपाउंड्स के अंदर होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में PPT फॉर्म होता है, इसलिए हम इसे प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। इसमें दोनों कंपाउंड के आयन एक्सचेंज होते हैं और हर PPT का एक कलर होता है, ठीक है। ये हुआ हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट। अब लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन बचा, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। आज के लिए इतना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए एक और मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है तब हम लोग आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आएंगे जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड सारे बोर्ड के क्वेश्चंस आपको अवेलेबल होंगे। होप आप उसके लिए ज़रूर वेट करेंगे। ओके, थैंक यू।